हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इंजीनियरिंग में हर जगह यूज़ होने वाला एक कॉमन टॉपिक समझ रहे हैं लास्ट वीडियो से, जो कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसका इंजीनियरिंग की ऑलमोस्ट हर ब्रांच में, जो बेसिक कोर ब्रांचेस है वहाँ तो इसका यूटिलाइजेशन है ही। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, एंटीना में भी यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि बेसिक जो होता है एंटीना का वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। तो हमें 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना ज़रूरी है। और वैसे इंजीनियरिंग के हर स्टूडेंट को, चाहे किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग चल रही हो, मैथ्स में उसे 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझना ही पड़ता है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 3 टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं 3 डायमेंशनल वाले: कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, वो भी बता दिया था। और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को मैंने एलॉबरेट भी कर दिया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा टॉपिक बाकी था, इसलिए मैं आज का कंटेंट शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करूँगी। ये टॉपिक बड़ा है, कॉन्सेप्चुअल है, और इसलिए थोड़ा सा 10-1 लेक्चर का ये टाइम स्पैन लेगा। मतलब मुझे 10 लेक्चर शूट करने ही पड़ेंगे इसके, आपको पूरी तरह से समझाने के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि कोई भी वेक्टर जो होता है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, जिसको मैंने आर वेक्टर कहा था, और इस आर वेक्टर को मैंने इस प्लेन पर लिया था CPQO। किसी भी टाइप की एम्बिग्यूटी को रिमूव करने के लिए, आप लोगों के दिमाग में किसी भी टाइप का क्वेश्चन ना आए कि अरे ये ऐसा ही क्यों दिख रहा है, कि आपके दिमाग में ये कोई एम्बिग्यूटी ना रहे कि O, Q' और Q को लीनियर क्यों है। तो इसलिए मैंने P' जो था वो मैंने इस प्लेन पर ले लिया था, इस प्लेन पर कहीं भी ले लिया था। ये जो वेक्टर आपका आर वेक्टर जो P' से कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, इस आर वेक्टर को मैंने 3 टर्म्स में एक्सप्रेस किया था। फर्स्ट टर्म जो थी उसमें RX लेंथ अलॉन्ग AX थी, और उस यूनिट वेक्टर X डायरेक्शन का AX था। तो ये आपको शो कर रहा है X डायरेक्शन में P' वेक्टर का कितनी लेंथ है, मतलब कितना कंपोनेंट है। R वेक्टर का X डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट लेंथ है, RX कंपोनेंट लेंथ है। मतलब R वेक्टर की X डायरेक्शन की कंपोनेंट लेंथ कितनी होगी, RX। R वेक्टर की Y डायरेक्शन की कंपोनेंट लेंथ कितनी हो गई, RY। और ऐसे ही R वेक्टर की Z डायरेक्शन में कितनी कंपोनेंट लेंथ है, RZ। तो मैं कंपोनेंट वर्ड यूज़ करूँगी। मैथ्स में बात करें तो AX का कोएफिशिएंट RX है, AY का कोएफिशिएंट RY है, और AZ का कोएफिशिएंट RZ है। ऐसा ना बोल के यहाँ पर 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम इनको कंपोनेंट्स लेंथ बोलते हैं बेटा। X डायरेक्शन की कंपोनेंट लेंथ RX है, Y डायरेक्शन की कंपोनेंट लेंथ RY है, और Z डायरेक्शन की कंपोनेंट लेंथ RZ है। ये टर्म मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में जो कंटेंट छोड़ा था उसको पिक किया। ऐसे ही मैं यूनिट वेक्टर ये मानकर चल रही हूँ कि 12th तक आप लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा समझा है। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकाल सकते, तो किसी भी वेक्टर की पूरा वेक्टर का एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वेक्टर से मुझे उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। तो आर वेक्टर के अलोंग अगर मुझे यूनिट वेक्टर पता करना है तो मैं आर वेक्टर का एक्सप्रेशन लूँगी, वेक्टर एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय मैं उसकी लेंथ से डिवाइड कर दूंगी, तो मुझे आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर AR पता चल जाएगा। और कैप अपने आप में शो करती है, ये यूनिट वेक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं एक OP वेक्टर की लेंथ पता करना चाहूँ या O और P के बीच का डिस्टेंस पता करना चाहूँ, तो P के कोऑर्डिनेट्स में से करस्पॉन्डिंगली O के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करूँगी। तो P के कोऑर्डिनेट्स XYZ है और O के कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 है। तो करस्पॉन्डिंगली सब्ट्रैक्ट किया, उनका स्क्वायर किया, ऐड किया, अंडर रूट किया, तो ये मुझे OP लेंथ पता चल जाएगी। ठीक, आज मैं एक और नई चीज़ बताने जा रही हूँ, वो है पोजिशन वेक्टर। आप पढ़ चुके वेक्टर अलजेब्रा में, पर यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में पोजीशन वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी कॉन्सेप्चुअली इन तीनों की इम्पोर्टेंस समझाने के लिए। वो कंटेंट भी मैं टाइम आने पर शेयर करूंगी कि क्या इंपॉर्टेंस है पोजीशन वेक्टर के रिस्पेक्ट में इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स की, वो मैं समय आने पर समझाऊंगी बेटा। चलिए सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर समझ लेते हैं।
पोजीशन वेक्टर मतलब क्या होता है कि 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहीं भी एक पॉइंट है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एज बोर्ड की जेड एक्सिस है और पी पॉइंट यहाँ टिप ऑफ द फिंगर पर है। तो इस पॉइंट को जब मैं ओरिजिन से जोड़ दूंगी तो ये जो लाइन होगी ये पोजीशन वेक्टर होगी। पी पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने वाला वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन पोजीशन वेक्टर कहलाता है। या कोई भी पॉइंट, यहाँ पे कोई पॉइंट है तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड आउट करूंगी, इस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगी ओरिजिन से, तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, ये जेड नहीं कहना चाहिए, टी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया, इस तरीके से। तो अब मैं पोजीशन वेक्टर को एक्सप्रेस करने जा रही हूँ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, समझाने जा रही हूँ। पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन अभी बता दी, अब मैं पोजीशन वेक्टर इवैल्यूएट कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसके साथ आप एक्स ए वाई और ए जेड करस्पॉन्डिंगली लगा दो और एडिशन कर दो, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर का एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब पी पॉइंट जिसकी लोकेशन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग स्पेसिफाइड है, उसका पोजीशन वेक्टर मतलब उस पी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पर जो वेक्टर कॉन्स्टिट्यूट होता है, जो वेक्टर बनता है ओ पी वेक्टर, वो ओ पी वेक्टर का एक्सप्रेशन क्या होगा, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड से निकल जाएगा। पर ऐसा ही क्यों है उसका मैं प्रूफ दे रही हूँ। सब पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे इसकी मदद से आपको इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंपॉर्टेंस बतानी है, इसलिए। तो अब इस पर्टिकुलर फिगर में आप देखो कि ओरिजिन यहाँ है और आपका पी पॉइंट अगर पेन की टिप पर है, ये पेन की टिप पर पी पॉइंट है, तो ये पेन जो लेंथ होगी ये पोजीशन वेक्टर हो गया पी पॉइंट का। अब पी से जब मैंने पी पॉइंट सपोज यहाँ पे पी से जब मैंने एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो क्यू पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट से जब मैंने एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ए पॉइंट आ गया। क्यू पॉइंट से जब मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो बी पॉइंट आ गया। और पी पॉइंट से जब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जेड एक्सिस पे तो मुझे सी पॉइंट मिल गया। मतलब ये मेरा प्लेन है जो कि सी पी क्यू ओ ये मेरा प्लेन है और इस प्लेन के डायगोनल पर मुझे ओ पी वेक्टर मिल रहा है। आप समझ पा रहे होंगे। अब ये जो मेरा प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन पर बी क्यू ए ओ ये मेरा एक रेक्टेंगल हो गया। इस रेक्टेंगल की ये वाली साइड एक्स लेंथ की है, इस रेक्टेंगल की ये कॉन्जिक्यूटिव साइड वाई लेंथ की है। पर अगर इस लेंथ को मैं वेक्टर के फॉर्म में शो करना चाहूँ तो ओ ए वेक्टर मेरे लिए हो जाएगा एक्स ए एक्स, ओ बी वेक्टर मेरे लिए हो जाएगा वाई ए वाई, और ये जो सी पॉइंट पी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी पर तो ओ सी मेरा वेक्टर हो जाएगा जेड ए जेड। ये मैं लास्ट वीडियो में भी वहाँ लिख चुकी थी, अभी फिर से मैंने बता दिया। यहाँ पर मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इंट्रोड्यूस कर रही हूँ। दो टाइप के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होते हैं दो वेक्टर्स के लिए, एक लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और एक लॉ ऑफ ट्रायंगल होता है। यहाँ पर मैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा रही हूँ, वहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ लॉ ऑफ ट्रायंगल। सब पढ़ चुके हो, फिर से बता रही हूँ बेटा। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में एक कॉन्जिक्यूटिव, एक साइड हो गई एक्स ए एक्स, दूसरी साइड हो गई वाई ए वाई, तो इन दोनों वेक्टर्स का जो एडिशन होगा या रिजल्टेंट होगा वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, वो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा। मतलब एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई इज नथिंग बट ओ क्यू वेक्टर, वही लिखा है ओ क्यू वेक्टर इज नथिंग बट एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, तो मुझे इन दोनों वेक्टर्स की मदद से मुझे ये डायगोनल पता चल गया कितना है, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई, ये मेरा ओ क्यू वेक्टर हो गया। अब मैं जब इस ट्रायंगल पर बात करूं, कौन सा वाला ट्रायंगल, आपका ओ पी ये है, ये आपका सी पी क्यू ओ, ये आपका एक प्लेन है जिसका डायगोनल ओ पी है, और इस ओ पी का मुझे यहाँ पर ओ क्यू कितना पता चल गया, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई, ये मुझे पता चल गया है, ये मुझे पता चल गया है। तो एक इस ट्रायंगल की, कौन से ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ, ओ क्यू पी ट्रायंगल की मैं बात कर रही हूँ।
ओ क्यू पी ट्राइंगल में मुझे ओ क्यू पता है, ओ क्यू कितना है, एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई, उसमें मैं जोड़ देती हूँ जेड ए जेड, ये वाला वेक्टर हो गया एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई, और इसमें जोड़ देती हूँ जेड ए जेड। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल से मुझे इन दोनों ट्राइंगल की साइड्स बनाने वाले वेक्टर का एडिशन पता चल जाएगा ओ पी। ओ क्यू प्लस क्यू पी से मुझे क्या पता चल जाएगा, रिजल्टेंट, जो कि ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी, और वो थर्ड साइड कौन सी, ओ पी। तो इसलिए ओ पी वेक्टर कैसे फॉर्म होगा, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर से आपका ओ पी वेक्टर फॉर्म हो रहा है। ओ क्यू वेक्टर अभी अभी हमने देखा एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई है, और क्यू पी वेक्टर जो आपका है वो जेड ए जेड है, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है तो जेड ए जेड हो जाएगा। तो तीनों का एडिशन जो होगा एक्स ए एक्स प्लस वाई ए वाई प्लस जेड ए जेड से मुझे पोजीशन वेक्टर ओ पी पता चल गया है। अब हर बार हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी पॉइंट अगर मुझे यहाँ पे कोई पॉइंट पता चलता है जो कि x1 y1 और z1 है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका पोजीशन, ये अगर t पॉइंट है तो ओ टी वेक्टर जो होगा वो x1, ओ टी वेक्टर जो होगा वो x1 ax प्लस y1 ay प्लस z1 az, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा ओ टी वेक्टर का। सिंपलेस्ट वे है पोजीशन वेक्टर निकालने का। तो इस तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बाकी थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पूरा समझाऊंगी, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझाऊंगी, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ डॉट प्रोडक्ट बताऊंगी, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताऊंगी, और डिफरेंशियल लेंस वगैरह बताऊंगी। इतना बताकर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम फिनिश कर दूंगी बेटा। पर थॉरली आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ पाएंगे इस तरीके से मेरे इन 8-10 वीडियोज़ में। तो उम्मीद है आपको आज का मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाने के लिए ये टॉपिक आपकी मदद करेगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।